हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है, ये जो पूरा एक्ट है, मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। वन शॉट वीडियो है, तो शुरू से लेके एंड तक देखें। इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया है। जो भी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट थी, हर एक चीज़ इंक्लूड की गई है। तो आपको अच्छा लगेगा आज का लेक्चर, आई होप। जो ये PDF है, ये आपको JK सिविल सर्विस की ऐप पे मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहें तो आप JK सिविल सर्विस की ऐप से ये PDF ले लीजिए। मैं ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इस एक्ट को भी पढ़िए और जो बाकी के वहाँ पे बाकी का जो सिलेबस है JK PSI का, उसको भी पढ़िए। आज हम जो देखेंगे वो हम JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या क्या चीज़ें जो थी, क्या कौन कौन सी डेट जो हैं, जब जब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में मैं पूरा डिस्कस करूँगी, ताकि आपका एक हिस्ट्री का बैकग्राउंड भी बन जाए JNK के बारे में कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कहाँ कैसे हम यहाँ पे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 तक पहुँचे हैं। 370 आर्टिकल जो है ये एक टेम्पररी प्रोविज़न था, लेकिन इसने अपनी जो शेप है वो परमानेंट बना ली थी। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, कि अचानक से ऐसा हो जाए और हमें पता लगे कि अभी जो 370 आर्टिकल है वो अभी इनऑपरेटिव है JNK में। ऐसा होना इम्पॉसिबल था, जो कि हुआ। और ये कैसे हुआ, इन सब के बारे में मैं पढ़ाऊँगी। तो कैसे कैसे इसमें जो चेंजेस आई हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। कैसे जो है वो डिवीज़न हुई, जम्मू कश्मीर UT और लद्दाख UT जो डिवीज़न हुई है उनके बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम जो आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल हैं 1, 2, 3, 4, कुछ पॉलिटी का भी पार्ट इसमें कवर करूंगी, ताकि एक पॉलिटी का भी बैकग्राउंड बन जाए, क्योंकि यही 4 आर्टिकल जो हैं वो इस एक्ट में यूज़ हुए हैं। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स यूज़ हुए हैं। मैं हर एक को पढ़ाने की कोशिश करूँगी, समझाऊंगी कि कैसे कैसे आर्टिकल्स को उन्होंने इंटरप्रेट करके, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके एक इनडायरेक्टली अमेंड किया है 370 आर्टिकल को। तो उसके बारे में भी पढ़ाऊँगी। उसके बाद इसकी जो मेजर चेंजेस आई हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, और क्या क्या पिटिशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के रिलेटेड दी गई हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये जस्ट बिकॉज हम जम्मू कश्मीर से हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं कहीं पे भी बायस ना रहूँ। जो चीज़ हुई है, जैसे हुई है, उसको वैसे ही पढ़ाऊँ, ताकि जो मेरे पर्सनल ओपिनियन हैं उनको मैं बीच में ना शेयर करूं, क्योंकि हर एक का अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो हमें इन सारी चीज़ों को याद रखना है। आगे आपके जो पर्सनल ओपिनियन है वो आप अपने तक रखें, क्योंकि वो पेपर में शायद ही कोई पूछे। तो जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं हमें उनको ही याद रखना है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं मैंने उनको एक तरफ ही लिख दिया था, ताकि पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये हमें भूल जाती हैं, डेट्स ही भूल जाती हैं, और क्वेश्चन में यही आता है ज़्यादातर। जितने भी JK SSB के या JK PSI में जो भी पेपर आएगा, उसमें डेट्स के बारे में मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने इन डेट्स को अलग से लिख दिया हुआ है। ये आपकी हिस्ट्री भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेट है वो है हमारे पास 1927। 1927 में क्या हुआ है? 1927 में महाराजा हरि सिंह जो थे, देखिए ये जो JNK स्टेट है, आपको पता है ये महाराजा गुलाब सिंह ने जो है वो कंपाइल की थी। ये सबको पता है, उन्होंने कंपाइल किया था इसको। उसके बाद जो उनके आगे सक्सेसर थे, जो लास्ट यहाँ के हमारे रूलर रहे हैं, वो महाराजा हरि सिंह रहे हैं। तो महाराजा हरि सिंह ने 1947 तक JNK पे रूल किया। महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट जो था वो दिया था 1927 में। इसका क्या मतलब था, ये स्टेट सब्जेक्ट किस लिए दिया गया था? क्योंकि महाराजा हरि सिंह के अकॉर्डिंग वो चाहते थे कि हमारे JNK में
बाहर के जो लोग हैं, JNK के आउटसाइडर्स जो हैं, उनको यहाँ पे जॉब का, लैंड या प्रॉपर्टी लेने का यहाँ पे हक ना दिया जाए, सिर्फ JNK के लोग ही JNK में रहें। तो इसीलिए उन्होंने ये 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉ दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप याद रखिए, 1927 में महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट लॉ दिया है। और 26 अक्टूबर 1947 में जब उन्होंने ये 1927 का तो चलो हो गया, स्टेट सब्जेक्ट लॉ दे दिया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास आया और कुछ इंडिया के पास आया। उनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि 552 स्टेट्स थी, 552 स्टेट्स थी, 552 स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स। इन सबको बोला गया कि आप या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को ज्वाइन करें। लेकिन इन 552 स्टेट्स में से 549 जो स्टेट्स थी उन्होंने मर्ज कर लिया इंडिया के साथ। इन्होंने किसके साथ मर्ज कर लिया? इंडिया के साथ। और हमारे पास बच गई कितनी? 3 स्टेट्स, हैदराबाद, जूनागढ़ और JNK। इन तीनों ने बोला कि हम ना तो पाकिस्तान के पास जाएंगे, ना तो हम इंडिया के पास जाएंगे, हमने क्या करना है, हमने इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये जो JNK है, ये इन 3 स्टेट्स में से एक था जो कहता था कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस वैसी थी, या किसी तरीके से भी कह सकते हैं, तो जो इनमें से जो 3 जो स्टेट्स बच गई थी इंडिपेंडेंट, इनमें से जो 2 थी हैदराबाद और जूनागढ़, हैदराबाद और जूनागढ़, इन दोनों ने किसको ज्वाइन कर लिया? इन दोनों ने भी ज्वाइन कर लिया इंडिया को। ये भी दोनों इंडिया के पास चलेगी, ठीक है, किसी तरीके से भी। और जो एक हमारी JNK बच गई, क्या बच गया हमारे पास? JNK जो कहता था कि मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है। उस टाइम पे क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी वो JNK पे हमला करने आ रही थी। सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल थी और महाराजा हरि सिंह को ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान की फोर्सेस का सामना नहीं कर पाएंगे, और इसलिए बहुत सारी पॉलिटिकल ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान को समझ में नहीं आता कि उस टाइम पर उनको क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, महाराजा हरि सिंह ने, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ तो ज्वाइन नहीं करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया से हेल्प ली कि आप हमारी हेल्प करें पाकिस्तान से हमें बचाने के लिए। अब इंडिया बोलता है कि हम आपको क्यों हेल्प करें, आप तो हमारा पार्ट हो ही नहीं, आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप खुद लड़ो ना अपने लिए। लेकिन क्या हुआ, महाराजा हरि सिंह ने कहा इंडिपेंडेंट मैं बेशक हूँ, लेकिन अगर आप मेरा हेल्प करोगे, अगर आप मुझे पाकिस्तान की फोर्सेस से लड़ने में हेल्प करोगे, तो क्या होगा कि शायद मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूँ। जब ये सिचुएशन चली तो क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1947 सबसे बहुत ज़रूरी डेट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में भी, पेपर में भी आ सकती है कि 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो था वो ज्वाइन किया, किसके साथ? इंडिया के साथ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ज्वाइन किया इंडिया के साथ। देखिए अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है क्योंकि बाकी वाली भी तो स्टेट थी ना, वाली जो स्टेट्स थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया के साथ मर्ज किया है। उन्होंने क्या किया है, इंडिया के साथ मर्ज किया है। लेकिन सिर्फ JNK एक ऐसी स्टेट है जिसने मर्ज नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ज्वाइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया है, लेकिन हमने मर्जर एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है। क्या? मर्जर एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है उसको साइन किया गया था, जिसकी वजह से हमें स्पेशल स्टेटस दिया गया। क्योंकि बाकी भी तो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, उनको भी तो देना चाहिए था उनको स्पेशल स्टेटस, लेकिन उन्होंने मर्ज किया है इंडिया के साथ, और हमारा जो JNK था इसने मर्ज नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है उसको साइन किया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी
कोई सवाल आ जाए अगर कि हमने मर्ज किया है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया है, तो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो हरि सिंह ने साइन किया था, लेकिन मर्जर एग्रीमेंट उन्होंने साइन नहीं किया था, जो कि बाकी स्टेट्स ने किया था। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के तहत क्या बोला गया कि हमारा जो डिफेंस है, हमारा डिफेंस ये इंडिया के हाथ में होगा। एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसमें इंडिया जो है वो इन्वॉल्व होगा, और हमारी जो कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह जो भी है, ये सारा किसका होगा, इंडिया का होगा। ये तीन चीज़ें, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ें हमने इंडिया को दे दी बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। समझ में आ गई? ये तीनों चीज़ें हमने इंडिया को दी बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। और इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में ये भी बोला गया कि बाकी जो चीज़ इन तीनों मैटर्स के अलावा जो बाकी मैटर्स हैं उसको जो यहाँ की गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड करेगी कि उसको क्या करना है, कैसे चेंजेस लानी है, इन तीनों के अलावा। समझ में आ गई होगी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में क्या है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन हमने इंडिया को दिया था, बाकी चीज़ें जो है वो जे.एंड.के गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी। तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि जब ये सारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन तो हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो 1948 में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, तो एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन चुकी थी। अब वो क्या कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी उसके बारे में बताती हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अप्रोच किया यूएन को, क्योंकि अब जे.एंड.के ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिया है और पाकिस्तान उधर से वॉर कर रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए कहाँ पे, यूएन में। उन्होंने बोला, यूएन में एक अप्रोच किया कि अब पाकिस्तान को बोलो कि अपनी फोर्सेस यहाँ से वापस ले जाए, क्योंकि अब जे.एंड.के जो है वो पार्ट है इंडिया का। तो यूएन ने, जब यूएन के पास जवाहरलाल नेहरू जी चले गए तो यूएन ने क्या बोला, उन्होंने उस टाइम पे एक नया, हमारे पास एक नया रेजोल्यूशन दिया। उन्होंने बोला कि जे.एंड.के में प्लेबिसाइट कराओ, कि लेट द पीपल ऑफ जे.एंड.के टू डिसाइड टू हुम दे वांट टू एक्सीड, कि एक रेजोल्यूशन दिया गया कि जे.एंड.के के लोग जो हैं उनको खुद डिसाइड करने दो कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। यूएन ने प्लेबिसाइट के लिए बोला। प्लेबिसाइट मीन्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। प्लेबिसाइट का क्या मतलब होता है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि जे.एंड.के के लोगों को खुद सोचने दो कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बोल दिया, यूएन ने बोल दिया कि यहाँ पे प्लेबिसाइट कराओ, उधर जो इंडिया है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही है और जे.एंड.के में सिचुएशन चल रही है वॉर की। तो यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा था ड्राफ्टिंग कमेटी को, इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी को, कि इंडिया जे.एंड.के को हम इंडिया का पार्ट बनाएं या ना बनाएं। तो एक जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, क्या बन गया, कंफ्यूजिंग सिचुएशन जो थी वो चल रही थी। कंफ्यूजिंग सिचुएशन चल रही थी कि जे.एंड.के को इंडिया का पार्ट बनाएं या ना बनाएं। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक बोला कॉन्स्टिट्यूशन लिंक दे दिया जे.एंड.के और इंडिया के बीच में। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक दिया जे.एंड.के और इंडिया के बीच में, जिसको नाम दिया गया 370 आर्टिकल। आर्टिकल 370 क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक दिया गया किसके बीच में, जे.एंड.के और इंडिया के बीच में, कि हमें इंडिया, जे.एंड.के बेशक इंडिया का पार्ट है, लेकिन उसको एक स्पेशल अलग स्टेटस दिया गया कि ये जो 370 आर्टिकल है, इसके अंडर ये 370 आर्टिकल जो है ये एक टेम्परेरी प्रोविज़न है। जब तक यहाँ पे प्लेबिसाइट नहीं हो जाता तब तक के लिए एक टेम्परेरी प्रोविज़न है, ठीक है। तो स्टेटस जो है वो जे.एंड.के को प्रोवाइड करता है। जब ये आर्टिकल शुरू में डाला गया था उस टाइम पे इसको 306A ये नाम दिया गया था, 306A। उसके बाद लेटर ऑन ये 370 इसको नाम दिया गया, उसके बाद 370 बोला गया था। तो अब क्या हुआ, फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब कवर हुआ, 17 अक्टूबर 1949।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो गया, कंप्लीट हो गया 17 अक्टूबर 1949। 6 महीने लगे उनको ये सोचते सोचते कि हम JNK को इंडिया का पार्ट बनाएं या ना बनाएं, और एक कॉन्स्टिट्यूशन लिंक दे दिया गया JNK और इंडिया के बीच में कि 370 आर्टिकल के तहत हम JNK को एक स्पेशल प्रोविज़न देंगे। ये एक टेम्पररी प्रोविज़न है, कब तक है, जब तक कि JNK में प्लेबिसाइट नहीं हो जाता। तो चलो आगे देखते हैं। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उस टाइम पे आर्टिकल भी हमें मिल गया 370, आर्टिकल 370। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1952 में कुछ सिचुएशंस जो थी वो थोड़ी थोड़ी हैंडल हो रही थी, लेकिन 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। दिल्ली एग्रीमेंट कब हुआ है? 1952 में। किस किस के बीच में हुआ? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में। इसी को बोला जाता है नेहरू शेख टॉक। दिल्ली एग्रीमेंट हुआ 1952 में, और इस एग्रीमेंट में क्या बोला गया, कुछ चीज़ें जो थी वो बताई गई, वो रिकमेंड की गई। वो क्या है? फर्स्ट उन्होंने बोला कि स्टेटस ऑफ फ्लैग ऑफ JNK विल रिमेन सेम एज इंडिया, कि इंडिया जो फ्लैग ऑफ JNK जो होगा उसको भी सेम इज्जत दी जाएगी एज दैट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया का अलग फ्लैग रहेगा, JNK का अलग फ्लैग रहेगा। उसके बाद बोला गया कि हेड ऑफ द स्टेट जो होंगे वो होंगे, उसको जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसको बोला जाएगा सदर रियासत। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसका नाम होगा सदर रियासत। हमारे JNK में सिर्फ एक ही सदर रियासत रहे हैं, वो हैं करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह एक ही सदर रियासत रहे हैं। नाम याद रखना, एक ही सदर रियासत रहे हैं। उसके बाद वही फर्स्ट गवर्नर बने थे, डॉक्टर करण सिंह ही सदर रियासत रहे हैं और वही फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK बने हैं। ठीक है, और देयर इज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड JNK एज वेल, कि जम्मू कश्मीर और इंडिया का दोनों का अलग अलग प्राइम मिनिस्टर होगा। और बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट, दिस दिल्ली एग्रीमेंट की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल टू JNK। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस एग्रीमेंट के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है वो JNK में एप्लीकेबल है, तो वो दिल्ली एग्रीमेंट 1952 एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो एप्लीकेबल टू JNK हुई थी। एग्रीमेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, तभी एक एग्रीमेंट भी हुआ स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कि आपका स्टेट सब्जेक्ट एज इट इज़ ही रहेगा, आपको स्टेट सब्जेक्ट दिया जाएगा। और यही स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है, यही एग्रीमेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट का, ये बाद में 35A बना गया। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन आई, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट का एग्रीमेंट तो इन्होंने साइन कर लिया, इन्होंने मान लिया कि स्टेट सब्जेक्ट जो है वो दिया जाएगा, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे अलग स्टेट सब्जेक्ट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो वायलेट होंगे अगर यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट लॉ है। अगर यहाँ पे क्या होगी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इंडिया JNK इंडिया का पार्ट है। अगर JNK इंडिया का पार्ट है तो इसको अगर अलग स्टेट सब्जेक्ट दिया जा रहा है, यहाँ के लोगों को अलग स्पेशल प्रोविज़न दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। उनको उस टाइम पे क्या हुआ, इसी के बेस के ऊपर जो हमारे शेख अब्दुल्ला थे उनको जेल में डाल दिया गया, इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा था। उनको लग रहा था कि ये एग्रीमेंट गलत है। और उसके बाद हम बात करते हैं 1954, ये बहुत ज़रूरी है। 1954 में क्या हुआ, आर्टिकल जो है 35A, आर्टिकल 35A ये इंट्रोड्यूस हुआ 1954 में। क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत एक प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया जिसके तहत क्या बोला गया कि 35A जो है वो इंडिया पे JNK पे लागू होगा। ये सेम वही एग्रीमेंट है, वही सेम एग्रीमेंट है जो नेहरू शेख टॉक में हुआ था, एग्रीमेंट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट। ये जो 35A आर्टिकल है इस सेम है स्टेट सब्जेक्ट लॉ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि 35A जो है स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है वो कौन डिसाइड करेगा, JNK की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन यहाँ का सिटीजनशिप, किस किस को यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन हमने एक 35A आर्टिकल आपको दिया है जिसके तहत हम आपको क्या देंगे,
स्पेशल प्रोविज़न दे रहे हैं, स्पेशल हक दे रहे हैं। एक आपको लैंड का जो हक है वो हम आपको देंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट है, उसी के पास प्रॉपर्टी का हक होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लैंड होगा। ठीक है, वो भी आप डिसाइड करोगे कि आपको किसको ये स्टेट सब्जेक्ट जो है वो देना है। दिस इज क्या, आर्टिकल 35A। और 35A को 370 के साथ मिक्स मत करना, क्योंकि वो अलग चीज़ है, 35A अलग चीज़ है। 35A इज सेम एज स्टेट सब्जेक्ट लॉ, जो सिर्फ क्या बताता है कि सिटीजनशिप जो है जम्मू के लोगों को जो भी मिले, JNK के लोगों को स्टेट सब्जेक्ट कौन देगा, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ही देगी। दैट्स ऑल अबाउट 35A। और उसके बाद हम बात देखते हैं क्या 17 नवंबर 1956 में क्या हुआ, क्योंकि आर्टिकल 370 के अंडर हमें क्या मिला, हमें बोला गया कि आपको हम अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देंगे। ठीक है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन JNK का होगा, यहाँ का फ्लैग अलग होगा। तो हमारा जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, JNK का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हो गया 17 नवंबर 1956 में। ये डेट याद रखना, 17 नवंबर 1956 में। 1956 17 नवंबर में JNK का अलग से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हो गया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक सिर्फ एजेंडा थी, एक प्लान था शेख अब्दुल्ला का टू शो कि JNK इज़ नॉट ऑक्यूपाइड फोर्सफुली। वो ये बताना चाहते हैं कि ये फोर्सफुली ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, बट विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ JNK। और इसी के दौरान NC जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी फॉर्म हुई है इसी टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे 17 नवंबर 1956 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK फ्रेम हुआ है। एंड और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया, JNK एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि JNK अब किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया JNK में लिख दिया गया। ठीक है, तो ये समझ लो। यहाँ तक आपको मैंने क्या क्या बताया है। 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉ दिया हरि सिंह ने, और उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो साइन किया गया। 27 मई 1949 को क्या हुआ, 370 आर्टिकल 370 जो है वो इंक्लूड किया गया किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत हमें बहुत सारे राइट्स जो हैं वो मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं, स्पेशल जो प्रोविजंस थे वो दिए थे। और इसी टाइम पे जस्ट बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड उसके बीच में झगड़ा हो गया था कि स्टेट सब्जेक्ट और फंडामेंटल राइट्स की वजह से थोड़ा, उसी के दौरान शेख अब्दुल्ला जी को क्या हो गया, प्रिजन हो गई। 1952 में ही क्या हुआ था कि 1952 एग्रीमेंट की वजह से ही क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एप्लीकेबल टू JNK है। 1954 में क्या हुआ है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया गया, जिसके अंडर हमें क्या मिला, 35A, जो आपका स्टेट सब्जेक्ट लॉ ही है एक किस्म का। आपको एक हक दिया गया, आपको लैंड ओनरशिप का, कि जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ का हक रखेंगे, और ये डिसाइड कौन करेगा, JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली। 17 नवंबर 1956 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है JNK का वो बनाया गया। ये आपको मैंने बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को में क्या लिखा गया कि JNK एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये सारा कुछ आपको पता लग गया। अब मुझे आपको क्या बताना है कि हमारा जो मेन, ये आपकी हिस्ट्री तो कंप्लीट कर दी है मैंने, ठीक है। अब हमें मेन क्या बात करनी है, किसकी, हमारे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। जैसे मैंने आपको बताया कि रीऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, किसी चीज़ को रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब रीऑर्गेनाइज करते हैं दैट इज़ रीऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये कब इंट्रोड्यूस किया, 5 अगस्त 2019 में। 5 अगस्त 2019 में किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने किया, अमित शाह ने। यहाँ पे ये डेट्स लिखी हैं। फर्स्ट रीडिंग जो है वो हुई कहाँ पे हुई, सीधा ये जो बिल है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में, उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ है ये लोकसभा में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा में, और सेम डे में ही पास हो गया। जिस दिन इंट्रोड्यूस हुआ उसी दिन पास हो गया। और इसमें हमने क्या किया, एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK एंड 35A। बहुत सारे जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि 370 जो आर्टिकल है वो एब्रोगेट हुआ है। एब्रोगेट आर्टिकल 370 नहीं हुआ है, वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, लेकिन इन ऑपरेटिव है, उसका अब कोई फंक्शन नहीं रहा है, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट कर दी गई हैं। जो उसके एक्चुअल जो उसमें लॉज थे वो सारे चेंज हो गए हैं।
तो क्या हो गया, इनऑपरेटिव हो चुका है। एब्रोगेट जो हुआ है वो हमारा 35A हुआ है, इसको ख़त्म किया है। और क्या ख़त्म किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इस बिल के तहत इन राज्यसभा में पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ। कब हुआ, 5 अगस्त 2019, और सेम डे में ही ये पास हो गया। फर्स्ट रीडिंग राज्यसभा में हुई, और जब इसकी वोटिंग हो रही थी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो था इसको फेवर मिला है, एक सिंपल मेजॉरिटी के तहत ही ये हो गया। मैं बताऊंगी आपको जब आर्टिकल 4 पढ़ाऊंगी ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बताऊंगी कि जो स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन करनी हो ना, स्टेट को अगर अल्टर करना हो तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी के साथ हो जाता है। और यही हुआ, सिंपल मेजॉरिटी 125 जो लोग थे, 125 मेंबर्स जो थे वो इसके फेवर में थे, 61 अगेंस्ट थे। ये बहुत छोटी सी वो है वैल्यू 125 के आगे, तो 61 अगेंस्ट थे, 125 फेवर थे, तो ऑब्वियसली पास होना ही था। वहाँ से पास होने के बाद ये कहाँ गया, लोकसभा में गया। लोकसभा में क्या हुआ है, लोकसभा में 6 अगस्त 2019 अगले दिन लोकसभा में सेकंड रीडिंग हुई, जहाँ पे ये पास हो गया। 370 जो लोग थे, 370 आर्टिकल है, 370 ही लोग हैं, याद रखना। 370 आर्टिकल, 370 लोग जो हैं लोकसभा के, उन्होंने इसको फेवर किया, और 70 इसके अगेंस्ट थे। तो वही 61 और 70 इधर अगेंस्ट है, तो इस बिल का क्या ही बिगाड़ लेते। तो क्या हो गया, ये हमारा बिल इंट्रोड्यूस भी हो गया और पास भी हो गया। पास होने के बाद उसके बाद क्या किया गया, प्रेसिडेंट एक्सेंट इसके ऊपर लिया गया। जबकि जो कोई भी स्टेट को अगर ऑर्गेनाइज करना है, अल्टर करना है, चेंज करना है, नेम चेंज करना है, डिस्ट्रॉय करना है, या कुछ भी करना है, उसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होती है। 3 चीज़ों में, एक चीज़ याद रखिएगा कि 3 ही चीज़ें हैं जिसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। प्रायर रिकमेंडेशन कब लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, एक तो जब मनी बिल होता है। एक तो मैं लिखने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे इसके साथ लिखना नहीं आता है। 3 ही चीज़ें जो हैं उसमें प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की। वो क्या है, एक तो मनी बिल, सेकंड मनी बिल जब इंट्रोड्यूस करना हो तो पहले प्रायर रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की, सेकंड होती है बजट, एंड थर्ड जब हम किसी स्टेट के नेम वगैरह में चेंज करें, अल्टर करें, स्टेट को डिस्ट्रॉय करें, या कुछ भी उसमें चेंजेस वगैरह लगाएं टेरिटरीज में, तो क्या होती है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में प्रायर रिकमेंडेशन नहीं ली गई है। यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोड्यूस बिल राज्यसभा में हुआ, उसके बाद ये लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद ये रिसीव हुआ प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने इस पे अपना एक्सेंट जो है वो दे दिया 9 अगस्त 2019। ठीक है, 3 दिन के बाद ना इस पे एक्सेंट भी दे दिया, और क्या हुआ, ये पब्लिश भी हो गया एट सेम डे, गैजेट ऑफ इंडिया में ये पब्लिश करा दिया गया कि हमने आर्टिकल 370 अमेंड कर दिया है। ये बोला गया था एब्रोगेशन ऑफ 35A, मगर ये नहीं बोला जाएगा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट कौन थे, रामनाथ कोविंद। अल्टर करने की बात आती है तो प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है प्रेसिडेंट की, और फिर प्रेसिडेंट जो है वो उस स्टेट को, जो भी स्टेट इन्वॉल्व है, जिस भी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, उस स्टेट की जो नेटिव गवर्नमेंट है उसकी कंसल्टेशन के लिए वो बिल वहाँ भेजती है, कि ताकि वो जो वहाँ की जो नेटिव गवर्नमेंट है, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो क्या करे, वो उस बिल पे अपनी एडवाइस या कंसल्टेंसी दे। उसमें उनकी जो कंकरेंस ज़रूरी नहीं है, कंकरेंस और कंसल्टेंसी इन दोनों में फ़र्क है। कंसल्ट मीन्स सिंपल आपने एडवाइस लेनी है उनकी, लेकिन उनकी सहमति नहीं चाहिए। सहमति ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन कंसल्टेंसी लेना बहुत ज़रूरी होती है कि आप उस स्टेट को कंसल्ट करो, जो वहाँ के नेटिव गवर्नमेंट है उसको कंसल्ट करते हैं, वो अपनी एडवाइस देती है। ये जो टेन्योर है कंसल्टेंसी का, ये प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होता है। वो जो स्टेट है वो उसके ऊपर चाहे हाँ बोले चाहे ना बोले, ये मैटर नहीं करता है, जस्ट एक एडवाइस जो है वो होती है। लेकिन J&K के केस में ऐसा नहीं हुआ, इस तरह की कोई भी कंसल्टेंसी या कंकरेंस जो है वो नेटिव गवर्नमेंट का नहीं लिया गया, क्योंकि उस टाइम पे J&K में गवर्नमेंट थी ही नहीं, वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुकी थी। सो आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है, प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की लेनी पड़ती है, जो यहाँ नहीं हुआ। और यही बाद में पिटिशनर्स जो हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाद में जो केस चले हैं, इसके पर भी एक केस चला है कि ऐसा जो प्रोसीजर है पूरा फॉलो नहीं किया गया। तो वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, जैसे उसकी बारी आएगी वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जो बहुत अलग सी हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करती हूँ, आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। आर्टिकल 370, आर्टिकल जो है आर्टिकल 370, इसको इनडायरेक्टली अमेंड किया गया है। ये कैसे किया है ये आगे बताऊँगी, लेकिन हुआ क्या था उस टाइम पे, जब इसको अमेंड करने से पहले 4 अगस्त को ही यहाँ पे बहुत सारे ट्रूप्स जो थे, 35,000 ट्रूप्स JNK में लागू कर दिए गए थे। 35,000 जो मिलिट्री ट्रूप्स JNK में आ गए थे, और हम रात को कह रहे थे कि कुछ होने वाला है। और क्या हुआ था, हमारा ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उस दिन आ गया था, और उसके बाद नेट बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, सिक्योरिटी लॉकडाउन हुआ है, कम्युनिकेशन ब्लॉकआउट हो गया था, फोन कॉलिंग, इंटरनेट बंद हुआ। 5 अगस्त को इंटरनेट बंद हुए थे ना, तो कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं ब्लैकआउट हो गया। और उसके बाद सिक्योरिटी लॉकडाउन के तहत बहुत सारे जो लीडर्स हैं, JNK के लीडर्स जो थे, उनको होम अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी लॉकडाउन दिया गया। सिक्योरिटी का रीज़न दिया सेक्शन 144 के तहत। उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से हम इन लीडर्स को होम अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको क्या कर दिया, होम अरेस्ट कर दिया। दैट्स ऑल। उस दिन ये हुआ था। और उसके बाद यही गैजेट ऑफ इंडिया में क्या पब्लिश कर दिया गया कि 31 अक्टूबर 2019 में ये एक्ट जो है, ये जो बना दिया है, पास हो गया है, ये बिल जो है, ये क्या होगा, ये केम इनटू पावर आ जाएगा, मतलब ये उसके बाद लागू हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 31 अक्टूबर 2019, सबको पता है इसके बारे में। लेकिन एक चीज़ किसी को नहीं पता है कि उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है। यहाँ लिखा है मैंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वही मेन एक पर्सन रहे हैं जिन्होंने पूरे इंडिया को, नेशन को इंटीग्रेट किया है। तो उन्हीं की कहीं ना कहीं याद में ये 31 अक्टूबर 2019 का दिन चूज़ किया गया था, जिसको नेशनल यूनिटी डे कह के मनाया जाता है। क्या बोला जाता है इसको, नेशनल यूनिटी डे। अगर कभी पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, नेशनल यूनिटी डे कब है, तो वो 31 अक्टूबर 2019 है। क्यों है, क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे था और JNK को इंडिया का कंप्लीट पार्ट बना दिया है उस दिन, क्योंकि उसी दिन से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटली कंप्लीटली एप्लीकेबल हो गया JNK के ऊपर। अब ये जो हुआ है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, ये कोई एक दिन का खेल तो है नहीं है कि एक दिन रातों रात ये हो गया। हमें तो एक दिन रातों रात ये दिखा है, लेकिन इसके पीछे बहुत प्लानिंग थी, पूरी पॉलिटिकल कंडीशंस इसमें बहुत सिचुएशंस रही हैं। तो वो क्या रही है मैं आपको पहले बता दूं कि BJP केम इनटू पावर इन 2014। BJP 2014 में आई थी। सबको पता है कि जब BJP आई थी उसी टाइम पे उनका ये एक एजेंडा था, तभी से लगने लगा था कि 370 आर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आएंगी, वो जो है वो डिप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन जब 2019 में इलेक्शन हुए, दोबारा BJP आई और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिख दिया, क्या लिख दिया BJP ने, कि हम रेवोकेट करेंगे आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को हमने रेवोकेट करना है, ये BJP ने पहले कह दिया था और वही हुआ, वही उन्होंने किया। पूरी प्लानिंग बनाई, एक प्लानिंग के तहत इस चीज़ को चेंज किया। ऐसे तो हो नहीं सकता था, इतनी इजीली तो ये होता नहीं, तो एक प्लानिंग के तहत हुआ, जिसमें पहले तो आपको पता है कि हमारी जो JNK की गवर्नमेंट जो थी, यहाँ पे कौन थी, PDP और BJP की सरकार थी, गठबंधन था। और वो जो ब्रेकडाउन हुआ, उस गठबंधन का ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे गवर्नर रूल लगा। गवर्नर रूल जब 6 महीने कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा। और ये प्रेसिडेंट रूल जो है ये किस आर्टिकल के तहत लगता है, आर्टिकल 356। एक साल पहले ही JNK में प्रेसिडेंट रूल लग चुका था। कब लगा था, 20 जून 2018। और ये एक्ट कब पास हुआ, 5 अगस्त 2019, मतलब एक साल पहले की प्लानिंग थी। पूरा एक साल प्लान किया गया कि इसको कैसे करना है। हमने प्रेसिडेंट रूल के अंडर रह के हमने इसमें चेंजेस लाने, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे हो ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशंस थी वो इतनी इजी नहीं थी। जो आर्टिकल 370 है,
आर्टिकल 370 खुद बोलता है कि मुझे चेंज करो, लेकिन कौन करेगा मुझे चेंज? सिर्फ प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है, वो भी प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा। किसकी कॉन्फ्रेंस में? यहाँ की जो J&K असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसको उसकी कॉन्फ्रेंस लेके क्या करना है, प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर देगा, तभी मैं चेंज हो सकता हूँ। मैं खुद चेंज हो जाऊंगा, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चेंज करेगा, तो ये पहले से पता था। तो आर्टिकल 370 खुद ये चीज़ बोल रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल इसलिए लगाया गया था क्योंकि प्रेसिडेंट ही इसको चेंज कर सकता था। 20 जून 2018 में क्या हुआ था? 20 जून 2018 में प्रेसिडेंट रूल J&K में लग गया, और इसी के बाद 2019 का जो एक्ट है वो इसी का एक रिजल्ट है। एक बहुत ही डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं ये जब आर्टिकल जो है, आर्टिकल 370 जब अमेंड हुआ तो इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। सबसे पहले सबको पता है J&K जो है, J&K स्टेट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन गई, लद्दाख दूसरी यूटी बन गई। लद्दाख एंड J&K 2 अलग अलग यूटीज बन गई, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, लद्दाख में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, दोनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। फ़र्क ये था कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्या बोलता है कि हम J&K में क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, बट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। अभी तक नहीं बनी है बेशक, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, जिसमें 107 से 114 मेंबर्स होंगे, ये बोला गया है। उसके बाद जो लद्दाख है, लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, वो सेंटर का डायरेक्ट रूल होगा, डायरेक्ट वहाँ पे सेंटर के जो भी लॉज हैं वो वहाँ पे होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे ओनली। और हाई कोर्ट जो है, J&K स्टेट की जो हाई कोर्ट थी वो इन दोनों पे काम करेगी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों पे काम करेगी। यहाँ पे लिखा गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर को यूटी अलग इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला इंटरनल सिक्योरिटी रीजंस दिए गए कि यहाँ पे सिचुएशंस अच्छी नहीं है, टेररिज्म है, ये है वो है। तो इस तरह के जो यहाँ के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ की ठीक नहीं है, उसकी वजह से यहाँ इसको यूटी बनाया है। और लद्दाख को यूटी इसलिए बनाया, इसलिए अलग किया है क्योंकि वहाँ के जो लोकल एस्पिरेंट्स हैं वो खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमें J&K से अलग किया जाए, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो J&K के अंडर सप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि J&K का खुद के ही मसले नहीं हल होते हैं। लद्दाख की तो कोई बात ही नहीं करता, लद्दाख में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको झेलनी पड़ी हैं इसकी वजह से। तो जम्मू कश्मीर को क्या बोला गया, इंटरनल सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से हम इसको यूटी बना रहे हैं, और लद्दाख को किस लिए बना रहे हैं यूटी, लोकल एस्पिरेंट्स जो हैं वो खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलग करो। तो ये 2 जो है वो यूटीज़ बनी हैं। आप इनमें देख लो कि डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है। 10 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो जम्मू में आई हैं, 10 ही डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कश्मीर में गई हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लद्दाख के अंडर आई हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी, कारगिल और लेह। कारगिल और लेह ये लद्दाख में है, ठीक है। बाकी जो 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में आई हैं वो है जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, रियासी, रामबन, डोडा एंड किश्तवाड़, ठीक है। ये आपको पता चल गया यहाँ की जो 10 स्टेट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद जो श्रीनगर की, जो कश्मीर की जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा, शोपियां, गांदरबल, बांडीपुरा, बारामूला, बडगाम एंड कुलगाम। ये 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंडर हैं। ये इधर की 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये जम्मू के अंडर है। 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लद्दाख में दी गई। और जो जम्मू कश्मीर यूटी का जो वर्किंग है, जो यहाँ की अब एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो भी वर्किंग होगी वो किसके तहत होगी, आर्टिकल 239 ऑफ पुडुचेरी, जो वहाँ पे फंक्शंस हैं, जो वहाँ पे लॉज हैं, उस तरीके के लॉज जो हैं वो J&K पे अप्लाई होंगे। तो ये आपने देख लिया, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और ऊपर लिखी है, टोटल पहले J&K स्टेट की जो सीट्स थी, लोकसभा सीट्स थी, वो 6 थी, लोकसभा सीट्स 6 थी। उसके बाद अब ये चेंज होके 5 सीट्स जम्मू कश्मीर को दी हैं, 1 सीट लद्दाख में दी गई है। 1 सीट लद्दाख की है लोकसभा की, 5 सीट्स जम्मू कश्मीर में है। और हाँ जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं
लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ पे बनाए गए उनको किन्होंने जो है वो ओथ दी, वो थी चीफ जस्टिस गीता मित्तल। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप इसको देख लें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को किन्होंने ओथ दी है, वो है चीफ जस्टिस गीता मित्तल। फर्स्ट कहाँ पे दी गई? लेह में, ठीक है। लेह के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको पहले दी गई, उसके बाद श्रीनगर में जाके जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने उनको वहाँ जाके क्या दी गई? ओथ वगैरह जो भी उनको वर्किंग थी। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्या आर्टिकल 370 जो है ये एक टेम्पररी प्रोविज़न था, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न जो है वो JNK को दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस पार्ट में है? ये पार्ट 21 में है। पार्ट 21 में क्या है, क्या था, क्या है भी है, अभी भी 370 वहीं पे है। पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 दिया गया है। इसमें कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं वो आप देख लो, मैंने आपको बोला था आप देख लेना, मैं आपको बताऊंगी। तो कौन से हैं? पहला ये कि JNK का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो अब नहीं है, लेकिन ये उसमें 370 आर्टिकल 370 के अंदर ये प्रोविज़न था कि JNK का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? ओनरशिप ऑफ लैंड होगा, प्रॉपर्टी होगा, सेपरेट पैनल कोड होगा। हमारा सेपरेट पैनल कोड यहाँ पे अलग चलता था, RPC लगता है, रणबीर पैनल कोड चलता था, जो अब IPC हो गया है। एंड फंडामेंटल राइट्स JNK के अलग थे, ठीक है। और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था एंड फ्लैग था, ये मैंने आपको बता दिया कि फ्लैग भी था, कॉन्स्टिट्यूशन भी था। और एक्सेप्ट डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन सेंटर नीड्स स्टेट कंकरेंस टू अप्लाई लॉज। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि महाराजा हरि सिंह ने 3 चीज़ें जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में JNK को इंडिया को दी थी। वो क्या थी? JNK का डिफेंस, JNK का एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। एक्सेप्ट डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन सेंटर नीड्स स्टेट कंकरेंस टू अप्लाई लॉज। सेंटर को बाकी लॉज जो अगर बनाने हो, किसको छोड़ के? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन को छोड़ के अगर कोई और लॉज यहाँ पे अगर लाने हैं तो स्टेट की कंकरेंस लेगी, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कंकरेंस ली जाएगी टू अप्लाई लॉज। बस आपको यहाँ तक इतना ही जानना है कि स्टेट की कंकरेंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये स्पेशली लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो बाद में चेंज हुई है, बताती हूँ क्या हुई है, लेकिन ये बोला गया है कि स्टेट की कॉन्करेंस ली जाएगी। बात खत्म। सेंट्रल लॉज को यहाँ पे लाने के लिए स्टेट की कॉन्करेंस दी जाएगी, एक्सेप्ट डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। तो चलो मैं एक चीज़ अब और बता दूँ यहाँ पे, फोल्ड जो है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। कितनी स्टेट्स थी? 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, चलो आपको समझ में आना चाहिए, अगर मैं समझाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा मैंने लिखा क्या है, क्योंकि जगह कम होती है और मैं नहीं चाहती कि 10-12 पेज बन जाए, उसके बाद बच्चा देख के डर जाए, पढ़ने का ही नहीं मन करे। इसीलिए मैंने क्या किया, कोशिश करती हूँ छोटे कम पेजों में कवर कर दूँ। तो हाँ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। ये मैंने आपको बताया है कैसे जो 549 जो है वो इंडिया में मर्ज हो गई, उनमें से 3 जो थी वो रह गई, जिसमें JNK भी एक था, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। यही 552 जो थी ये बाद में जब इंडिया के अंडर आए तो उन्होंने इसको 29 स्टेट्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि छोटी छोटी स्टेट्स थी। इसको बाद में जब ज्वाइन किया है तो 29 स्टेट्स बनाई, जिसको आगे 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में 4 फोल्ड के अंडर इंक्लूड किया। इन्हीं जो 29 स्टेट्स को 4 फोल्ड के अंडर क्या किया? इंक्लूड किया 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट जो था पार्ट ए में क्या बोला, इसमें क्या क्या डाली उन्होंने, कौन कौन सी स्टेट्स जो पार्ट ए में डाली वो थी जो गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी, जो कि प्रोविंसेस थी इंडिया की जो गवर्नर के अंडर थी। ब्रिटिश इंडिया था ना उस टाइम, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपनी क्या कर दिया, उन्होंने अपने गवर्नर रख दिए थे अलग अलग स्टेट्स पे, उन्होंने अपने गवर्नर रख दिए थे अलग अलग स्टेट्स पे। तो वो जो स्टेट्स थी जिन पे गवर्नर रूल करता था वो सारी उन्होंने डाल दी पार्ट ए में। जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि लेजिस्लेचर था, जिनका अपना अलग लेजिस्लेचर था, वहाँ पे ब्रिटिश जो थे वो रूल नहीं कर रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट जहाँ पे किंग्स वगैरह थे, रूलर्स वगैरह, जैसे हरि सिंह थे, JNK भी पार्ट बी में इंक्लूड है। पार्ट बी में कौन कौन सी स्टेट्स डाली गई, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स भी हैं प्लस लेजिस्लेचर है, और JNK पार्ट बी में ही JNK को इंक्लूड किया गया है। और सी में क्या था, सी में कौन कौन सी थी, जो प्रोविंसेस चीफ कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स थी वो
किस में डालेगी, पार्ट सी में डाल दी गई। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ आया मैं फिर से बता देती हूँ। फोर फोल्ड एक सिस्टम बनाया गया 1950 में। 4 फोल्ड के अंडर उन्होंने 4 पार्ट्स दिए, ए बी सी एंड डी। उसमें जो 29 स्टेट्स बनाई हैं प्रिंसली स्टेट्स को मिला के, उन स्टेट्स को अलग अलग जगह में डिवाइड कर दिया। ए में कौन सी प्रोविंसेस डाली गई, जो कि गवर्नर के अंडर थी। कौन सी स्टेट्स जो कि गवर्नर के अंडर थी, ब्रिटिशर्स जिस पे रूल करते, जिन स्टेट्स पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे और गवर्नर के अंडर थी, वो डाल दी ए के बीच में। जो स्टेट्स बी में डाली, पार्ट बी में जो स्टेट्स डाली वो स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट थी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल नहीं कर रहे थे, वो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्लस उनका अपना लेजिस्लेचर था, और J&K इसी का एक पार्ट था। ठीक है, पार्ट बी जो है 1954 फोल्ड में, पार्ट बी में है J&K। इसको याद रखना, बाकियों का आपको इतना नहीं याद रखना है, लेकिन थोड़ा बता देती हूँ। और जो सी है, पार्ट सी जो है, उसमें कौन सी डाली गई, जो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, ये टोटल 10 थी। और यही 10 स्टेट्स जो थी वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हो रही थी बाय इंडिया। ठीक है, सेंट्रल इंडिया। डी इज अंडमान एंड निकोबार की जो टेरिटरी थी वो डी के अंडर डाली गई। यही बाद में, यही जो 4 पार्ट हैं, इसमें जो 29 स्टेट्स उन्होंने 29 स्टेट्स जो डिवाइड की गई हैं, यही बार बार रीऑर्गेनाइज होती रही, टाइम टू टाइम बार बार रीऑर्गेनाइज होती रही। सबको पहले इनके अलग अलग नाम थे, फिर इनकी टेरिटरीज चेंज की, इनके नाम चेंज किए, बहुत सारा कुछ होता है, इतना मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो पॉलिटी का पार्ट है, तो मुझे वहाँ नहीं जाना है। लेकिन एट लास्ट जो J&K की बारी आई है, वो कब आई है, वो आई है 2019 में हमारे J&K को रीऑर्गेनाइज़ किया। बाकी स्टेट्स भी रीऑर्गेनाइज़ की हैं, वो पहले हो गई हैं हमसे, लेकिन J&K जो है वो 2019 में रीऑर्गेनाइज़ हुआ है, और J&K 4 फोल्ड के बी पार्ट में है। दैट्स ऑल यू हैव टू नो, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये सारा कुछ। हाँ जी, तो ये देखते हैं नीचे 1950, ये मैं आपको बताऊंगी हाउ डिड इट हैपन, कैसे जो है इसको अमेंड किया है आर्टिकल 370 को, ये भी मैं बताती हूँ, बट बारी आने दो उसकी। 1954 से लेके 2011 के तक, 1954 में मैंने आपको क्या बताया कि 1954 में क्या हुआ था, 35A जो है वो इनेक्ट हो गया J&K पे, और उस 1954 से लेके 2011 तक कम से कम आधा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो इंडिया पे J&K पे लागू हो चुका था। कैसे हुआ था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत बार बार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स दिए गए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक्सटेंड होते रहे, जिसमें से जो 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इसमें चेंजेस आ गई थी। 1954 से 2011 तक क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आ चुकी थी। वो क्या क्या हैं, क्योंकि 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सटेंड हो गई। वो क्या क्या हुई, 94 आउट ऑफ टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में, जो कि 94 हैं, जो जिनमें से 94 जो हैं वो J&K पे एप्लीकेबल हो चुके थे 2011 तक। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में जो टोटल 47 है, उसमें से 26 जो हैं वो J&K पे एप्लीकेबल हो चुके थे। 7 शेड्यूल ऑफ 12, टोटल 12 शेड्यूल में से 7 जो हैं वो J&K पे एप्लीकेबल हो चुके हैं। 260 ऑफ 395 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी J&K पे एप्लीकेबल हो गए थे। क्या क्या हो गया था, 94 आउट ऑफ 97 यूनियन लिस्ट के, 26 आउट ऑफ 47 कंकरेंट लिस्ट के, 7 आउट ऑफ 12 शेड्यूल जो हैं वो एप्लीकेबल हो चुके हैं J&K पे। 260 ऑफ 395 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू J&K। 2011 से पहले ही ये सारी चीज़ें जो हैं अमेंडमेंट्स पहले हो गई थी। ये क्या हुई थी, अमेंडमेंट हुई है, नॉट रिप्लेसमेंट नहीं हुई है किसी चीज़ की भी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स ही हुई हैं, इनमें चेंजेस आए हैं। ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये डायरेक्टली तो J&K पे अप्लाई नहीं हुई थी, ये सारी अमेंडमेंट्स जो भी हैं ये इनडायरेक्टली अप्लाई हुई हैं। कैसे इनडायरेक्टली अप्लाई हुई हैं, 1954 में मैंने आपको बोला, 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से क्या दिया गया, आर्टिकल 35A दिया गया
वही 35 आर्टिकल ए जो है वो मीडियम बना जिसके थ्रू ये अमेंडमेंट हुई हैं, इसके अंडर हुई हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि JNK में अमेंडमेंट्स लाना इज़ नॉट दैट मच इजी। तो क्या हुआ कि इस 35 आर्टिकल ए को यूज़ करके अमेंडमेंट्स हुई। जो भी ये सब्जेक्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो JNK में एप्लीकेबल हुए हैं वो इस 35 ए के अंडर हुए। वैसे तो 35 ए स्टेट सब्जेक्ट लॉ देता है, लेकिन ये साथ में एक लिंक भी बनाता है, किसके बीच में, JNK और इंडिया के बीच में एक लिंक बना देता है, जिसके थ्रू इसी लिंक को यूज़ करके इन्होंने इंडिया ने इनडायरेक्टली सारी चीज़ों को यहाँ पे इसके थ्रू JNK के ऊपर अप्लाई किया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे अप्लाई हुआ है। अमेंडमेंट्स अंडर 35 ए, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट्स कर करके बार बार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो JNK पे पहले से एप्लीकेबल हो गया था 2011 से पहले ही। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम बताते हैं कि जो आर्टिकल 370 है वो कैसे अमेंड हुआ, उसका क्या प्रोसीजर था। चलो, आर्टिकल 370 जो है वो अमेंड हुआ क्योंकि आर्टिकल 370 ने खुद ये चीज़ें उस आर्टिकल 370 ने खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आर्टिकल 370 खुद बोलता है कि आप मुझे मॉडिफाई कर सकते हो, आप मुझे चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विद द कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ JNK। ये दो चीज़ें, यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट और या कंकरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब इनमें फ़र्क क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस कब चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कंकरेंस कब चाहिए। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब बात करती हूँ कि आर्टिकल 370 कैसे अमेंड हुआ, हाउ डिड इट हैपन। ये जो मिरेकल है, ये करिश्मा कैसे हो गया, ये कोई बहुत बड़ा कोई बाहर से चीज़ नहीं आई गई है, क्योंकि क्या कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, तो वैसा ही हुआ यहाँ पे भी। 370 जो आर्टिकल है इसने खुद बोला, इसी को यूज़ करके, क्योंकि 370 खुद बोलता है कि मुझे मॉडिफाई करो, मुझे चेंज करो, मुझे अल्टर कर सकते हो आप, ठीक है, मुझे आप रिमूव भी कर सकते हो, बट विद द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ठीक है, किसके साथ? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ, विद द कंकरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ JNK। ये आर्टिकल 370 खुद बोलता है। यहाँ तक आपको पता लग गया। और यही हुआ कि 370 ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और ये क्या हो गया, 370 अपने ही वजह से अमेंड हो गया। चलिए मैं बताती हूँ क्या हुआ। आर्टिकल 370 का पार्ट 1 क्या बोलता है। इसमें आगे 3 पार्ट्स हैं, आगे क्लॉजेस भी हैं इन पार्ट्स में। जो आर्टिकल 370 है इसका पार्ट 1 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फ़र्क समझो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई हो सकते हैं JNK स्टेट पे। क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अप्लाई हो सकते हैं JNK पे टू मॉडिफाई। ठीक है, टू मॉडिफाई, बट कौन करेगा इसको? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंडर करेगा विद द कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये याद रखें, यहाँ पे पार्ट 1 जो है वो बोलता है कि किसकी कंकरेंस चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस चाहिए किसके लिए चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो भी आपने अगर मॉडिफाई करना है कोई चीज़ JNK स्टेट की, तो आप स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे सकते हो। इतनी सी बात है, इसको ही समझना है आप तक। ठीक है, पार्ट 1 क्या कहता है? किसकी कंकरेंस चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए। और किस लिए चाहिए? अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो देने हैं कोई चीज़ चेंज करने के लिए, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। यहाँ तक आपको समझ में आया। और इसी 370 को यूज़ किया गया, इसी 370 को यूज़ किया गया और इसी 370 के अंडर क्या किया? इसकी पावर यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर? 272 दिया गया। ये जो 272 है यही इसका हार्ट है मेन, यहीं से पूरा प्रोसीजर चला, यही इसका हार्ट है। 272 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया गया और 273 स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन भी दिया गया। और ये स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन जो है ये क्या बोलता है? ये इन्वोक करता है 272 को ही, कहता है कि ये सही है, इसी को इन्वोक कर रहा है। 272 और 273। 272 कहाँ दिया, ये जो ऑर्डर दिया गया कहाँ पास हुआ? ये हुआ
लोकसभा में ये पास हुआ। और ये 272 क्या बोलता था, ये बोलता है कि जब यहाँ पे उन्होंने बोला है ना 370 क्या बोलता है, 370 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप दे सकते हो स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस लेके, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो जे.एंड.के में है ही नहीं थी उस वक्त, स्टेट गवर्नमेंट तो थी ही नहीं। जब स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, कौन था यहाँ पे, प्रेसिडेंट रूल था। अब जब प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल में गवर्नमेंट कौन होती है, पार्लियामेंट। गवर्नमेंट कहाँ गई, पार्लियामेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट। 370 क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने ही अपनी इसको यूज करके 370 का पार्ट 1 यूज करके क्या दे दी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे दिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या बोलता है, 272 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब है ही नहीं जे.एंड.के में, क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो गई। कब हुई, 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही डिसॉल्व हो चुकी है तो अब क्या करना है, अब जब हमें मॉडिफिकेशन लानी है तो क्या करेंगे, अब जे.एंड.के का हेड कौन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो नहीं है तो जे.एंड.के का हेड कौन है, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 272 ने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल्स टू क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ये किसने बोला, 272 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया गया, किसके अंडर दिया गया, किसकी पावर यूज करके दिया गया, 370 पार्ट 1 की पावर यूज करके क्या बोला गया, 272 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया गया। और ये 272 क्या बोल रहा है कि हमने मॉडिफाई कर दिया है, क्या मॉडिफाई किया है हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज इक्वल्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली। यहीं से बात खत्म हो गई, यहीं से बात आके समझो कि क्या हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज इक्वल्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ऊपर से लेजिस्लेटिव भी नहीं है जे.एंड.के में, उस टाइम पे लेजिस्लेटिव तो है नहीं है, प्रेसिडेंशियल रूल है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज इक्वल्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है तो ये किसके अंडर है, प्रेसिडेंट के अंदर है। तो फाइनली किसके बराबर हुआ, ये प्रेसिडेंट के अंडर है। तो कौन है यहाँ पे, अभी किसकी गवर्नमेंट चल रही है, पार्लियामेंट की। ठीक है, पावर किसके पास चलेगी अब एट लास्ट, पार्लियामेंट के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं थी तो पावर गई लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अब लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है तो पावर गई किसके पास, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास चलेगी पावर, और पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया। पार्लियामेंट ने क्या किया, अमेंड कर दिया। किस बेस पे, उन्होंने बोला कि आर्टिकल 370 जो है, आर्टिकल 370 का पार्ट 3 बोलता है कि आप मुझे मॉडिफाई कर सकते हो। किसको मॉडिफाई कर सकते हो, 370 को मॉडिफाई कर सकते हो, रिपील कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, 370 को ही रिमूव कर सकते हो विद द कंकरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जे.एंड.के। किसकी कंकरेंस लेनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जे.एंड.के, जो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इज इक्वल्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल टू पार्लियामेंट। सो फाइनली क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जे.एंड.के इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट। उस टाइम पे ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जे.एंड.के में नहीं है तो पावर किसके पास चलेगी, अब फाइनली पार्लियामेंट के पास। तो यहाँ पे जे.एंड.के वालों को किसी ने नहीं पूछा, सीधा पावर चलेगी पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट ने जो है वो बिल पास कर दिया 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो बिल है वो पास कर दिया पार्लियामेंट ने विद सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास हो गया। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने भी इस पे अपना एक्सेंट दे दिया। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, अगर नहीं समझ में आया दोबारा बता देती हूँ। इसमें जो मेन जिसने काम किया है वो किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कौन सा था, 272 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर निकाला गया। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर निकाला गया किसकी पावर लेके, इसकी पावर लेके। 370 का पार्ट 1 की पावर में इसकी पावर लेके कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो ला सकते हैं
विद द कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो कौन है एट लास्ट? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने इसके ऊपर अपना, लोकसभा ने इसके ऊपर अपना एक्सेंट दे दिया, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है ये ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है ये पास हो गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ये यहाँ पे बताया है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अब है नहीं तो वो क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जब यहाँ पे है ही नहीं, जब लेजिस्लेटिव यहाँ पे है नहीं तो फाइनली कहाँ पे चलेगी? दोबारा पार्लियामेंट के पास चलेगी। और पार्लियामेंट ने क्या बोला कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 बोलता है, 370 का पार्ट 3 बोलता है कि आप मुझे मॉडिफाई कर सकते हो विद द कंकरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं है, पावर किसकी है? पार्लियामेंट की, तो उन्होंने पार्लियामेंट की कंकरेंस ले ली। तो पार्लियामेंट की कंकरेंस लेके सिंपल मेजॉरिटी के साथ आपका 2019 जो बिल है वो पास हो गया, जिसको बोला जाता है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। और क्या किया? 370 के बाद बहुत सारी मेजर चेंजेस आएगी। जब इसमें ये अब जो है 370 आर्टिकल है ये अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन इतनी हो चुकी है, ये सिर्फ जस्ट एज एक नेम ही रह गया है। ये अब वर्किंग में नहीं है, इनऑपरेटिव है, क्योंकि इसमें यही था कि J&K का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो खत्म कर दिया गया। यही था फ्लैग होगा, फ्लैग खत्म कर दिया गया। 35A होगा स्टेट सब्जेक्ट, वो खत्म कर दिया गया। और भी मेजर चेंजेस इसमें आई हैं, मैं आपको वो सारी बताऊंगी आगे चल के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? चलिए, हाँ जी। तो वैसे ये जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ये भी इसमें यूज़ हुए हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, काफ़ी लंबा जो है वो चला जाएगा मेरा लेक्चर। चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको कि पहला जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है? इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। अब फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है किसी का संगठन, किसी का संगठन है। स्टेट्स मिलके क्या बनाती हैं? एक यूनियन बनाती हैं। और फेडरेशन क्या है? फेडरेशन मीन्स डिवीज़न। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, हम स्टेट्स में डिवाइड नहीं हुए हैं, हमने स्टेट्स के जोड़ा है और यूनियन बनाया, स्टेट्स को जोड़ के यूनियन बनाया है। और ये यूनियन ऑफ स्टेट, ये अब इसमें फ़र्क देखो कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या फ़र्क है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जो है वो अमेरिका में है, क्योंकि उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, अलग अलग टेरिटरीज को जोड़ा है। ठीक है, अमेरिका में क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और हमारे भारत में, इंडिया में क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा जो यूनियन है ना वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यूनियन इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन यूनियन वो स्टेट्स को तोड़ सकती है। यूनियन जो है, जो सेंटर जो है, वो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है। तो इसी यूनियन ऑफ स्टेट्स को ही क्या बोला जाता है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यहाँ पे समझो इसको, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स मतलब ये कि स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हो लेकिन सेंटर डिस्ट्रक्ट नहीं होता। एट लास्ट पावर किसके पास है? सेंटर के पास। वो सब कुछ कर सकती है, स्टेट को, टेरिटरीज को चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है, उसका एरिया कम ज़्यादा कुछ भी कर सकती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, वहाँ पे इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, उसकी स्टेट्स को भी नहीं छेड़ा जा सकता। वो क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यूनियन तो इंडिस्ट्रक्टिबल है ही है, लेकिन स्टेट्स भी इंडिस्ट्रक्टिबल हैं। स्टेट्स को भी वो नाम चेंज वगैरह ये सब नहीं कर सकते इतना इजीली जितना कि इंडिया में, हमारे भारत कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में ये है। अब एक चीज़ और बता दूँ कि J&K में, J&K को तो हमने इसके साथ जोड़ा ही नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। J&K में क्या है? J&K में सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स जो थे वो यूज़ होते थे। कौन से 2 ही आर्टिकल डायरेक्ट यूज़ होते थे? वो कौन सा है? आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370, बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था। तो ये जो आर्टिकल 1 है और ये 370 जो है
ये यही यहाँ पे अप्लाई होता था और यही आर्टिकल 1 को यूज़ किया गया जब हमने 370 को अमेंड किया था, क्योंकि आर्टिकल 1 खुद ये बोलता है, आर्टिकल 1 जो यहाँ पे अप्लाई होता है वो ये कहता है कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 1 में जो उन्होंने बोला है, उन्होंने 3 तरीके की इसमें से की टेरिटरीज डिफाइन की हैं। आर्टिकल 1 में 3 तरीके की टेरिटरीज जो हैं वो डिफाइन हुई हैं। टेरिटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, टेरिटरीज कौन सी, जो स्टेट की टेरिटरीज हैं उसको भी बताया गया है, उसका कितना एरिया है, कहाँ कहाँ तक है वो बताया गया है। यूनियन टेरिटरीज के बारे में है, ठीक है। और थर्ड, इसमें आर्टिकल 1 में कौन सी टेरिटरीज डाली हैं, जो मे भी ऑक्युपाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद उनको ऑक्युपाई करे, जैसे POK है, ठीक है। और भी जो चाइना में कुछ हमारा पार्ट चला गया, अगर उनको भी हम बाद में अगर हम ऑक्यूपाई कर लेंगे, उनको भी एक्वायर कर लेंगे, तो वो भी किस में आएगी, वो भी हमारी इंडिया का ही पार्ट होगा। और ये किस में बोला गया है, आर्टिकल 1 में, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कभी भी किसी भी तरीके से अगर हम उनको दोबारा से एक्वायर कर लेते हैं, अपने इंडिया का पार्ट बना लेते हैं, तो भी हम वो इंडिया का ही पार्ट होंगे। और ये आर्टिकल 1 इसके बारे में बताता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 बोलता है पावर टू एडमिट एग्जिस्टिंग स्टेट्स टू यूनियन। आर्टिकल 2 क्या पावर देता है? पावर टू एडमिट एग्जिस्टिंग स्टेट्स टू यूनियन, ठीक है। ये पावर देता है सेंटर को कि आप जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको आप यूनियन में डाल सकते हो, उनको आप उनकी एडमिशन कर सकते हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स को आप यूनियन में डाल सकते हो, एडमिट कर सकते हो। सेकंड ये बोलता है इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको तो आप डाल ही सकते हो, लेकिन अगर आप कल को और एरिया ऑक्यूपाई करो तो न्यू स्टेट्स भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। दैट इज आर्टिकल 2, ठीक है। आर्टिकल 2 बोलता है कि न्यू स्टेट्स भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो और जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको भी यूनियन में मिला सकते हो। दैट इज़ आर्टिकल 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 में आगे 5 क्लॉज हैं, ABCDE 5 पार्ट्स हैं। मैंने ए को नीचे लिखा है क्योंकि ये थोड़ा लंबा था, ऊपर मेरे पास जगह कम थी, तो ये जो आर्टिकल 3 है ये भी यहाँ पे यूज़ हुआ जब इसको 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया है। कैसे? ये क्या बोलता है आर्टिकल 3 कि पहले तो मैं बी से शुरू करती हूँ, ए पे अब नीचे बाद में आती हूँ। बी जो है वो कहता है इंक्रीज कर सकते हो किसी स्टेट का एरिया, कम कर सकते हो किसी स्टेट का एरिया, डिमिनिश कर सकते हो। डी बोलता है कि अल्टर कर सकते हो बाउंड्रीज चेंज कर सकते हो, इधर से अल्टर नेम को चेंज कर सकते हो आपका, ठीक है। फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम वन स्टेट। आप नई स्टेट भी बना सकते हो, एक टेरिटरी को सेपरेट करके न्यू स्टेट भी बना सकते हो, या 2 को कंबाइन करके भी बना सकते हो, या किसी भी पार्ट को स्टेट में इंक्लूड कर सकते हो या उसको बाहर निकाल सकते हो। ये बोलता है पार्ट ए ऑफ आर्टिकल 3, ठीक है। और इसी को यूज़ किया गया, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इन चारों को यूज़ किया गया। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ये सारा चीज़ करने के लिए, आर्टिकल 3 को यूज़ करने के लिए पहले क्या होता है, प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है। ए भी आपको पता लग गया, बी भी पता लग गया, सी भी पता लग गया, डी भी पता, ई भी पता लग गया। लेकिन क्या होगा, ये तीनों चारों पांचों जो भी है आपने जब यूज़ करने हैं तो क्या होगा, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होती है कि प्रेसिडेंट को पहले रिकमेंड किया जाएगा कि ऐसा होगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो स्टेट है, जो इन्वॉल्विंग जो स्टेट है जिसके रिलेटेड ये सब हो रहा है, उस स्टेट को के जो नेटिव गवर्नमेंट है उसको वो बिल पास ऑन करेगी ताकि वो उस बिल को पढ़ लें और अपनी कंसल्टेशन दे दे। कंसल्टेशन लेनी है उनकी कंकरेंस नहीं लेनी है। कंकरेंस ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, एक्सेप्ट J&K में कुछ अलग था, वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे चेंज हुआ है। और यहाँ पे क्या चाहिए, बाकी स्टेट्स को अगर आपने ये सब करना है, सिर्फ कंसल्टेशन लेनी है, वो माने चाहे ना माने मैटर नहीं करता है। आप फिर भी पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के साथ क्या कर सकते हो, स्टेट का नेम चेंज कर सकते हो, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा एरिया कर सकते हो, और उसके बाद एक टेरिटरी में से 2 स्टेट्स भी निकाल सकते हो, 2 स्टेट्स को जोड़ भी सकते हो, यूनाइट भी कर सकते हो, या किसी भी एरिया को कहीं से किसी और पार्ट में भी डाल सकते हो।
दैट इज आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब एक और बात बताते हैं। आर्टिकल 3 इसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है, लॉज दिए गए हैं कि कैसे ये सब होगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 4 जो है, आर्टिकल 4 इसमें आर्टिकल 1, 2 और 3 तीनों में जो चीज़ें हैं उनको ही बताया गया है कि ये जो चीज़ें आप करोगे, स्टेट को अगर अल्टर कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, नेम चेंज कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, ये तीनों चीज़ें जब आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात है, नेम चेंज करना हो, तोड़ना हो, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती है। JNK के केस में भी जो 370 को अमेंड किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर नहीं किया है, वो किया है किसके अंडर किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 368 के अंडर। 368 के अंडर क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया है, क्या किया है, सिंपल आपने मेजॉरिटी के साथ, होगा किसके साथ, ओनली थ्रू सिंपल मेजॉरिटी बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। अब बात आती है, एक चीज़ ध्यान से सुनो, कि क्या बात आती है कि यहाँ तो बोला जाता है कि स्टेट कुछ भी, यहाँ तो बोला जाता है कि सेंटर कुछ भी कर सकता है, स्टेट को चेंज कर सकता है, तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, स्टेट बढ़ा सकता है आगे पीछे। तो क्या सेंटर जो है वो अपनी स्टेट किसी फॉरेन को भी दे सकता है, किसी फॉरेन कंट्री को भी दे सकता है? अगर फॉरेन कंट्री को दे सकता है तो क्या तब भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा? तो वो नहीं होगा। अगर सेंटर के पास पावर है कि विद इन बाउंड्री वो अपने अंदर इंटरनली वो कर सकता है, उसको जो करना है अपने इंटरनल इंडिया के अंदर हो सकता है। लेकिन जब आप बात करोगे कि उसको आपने किसी फॉरेन कंट्री, किसी स्टेट को जब आपने किसी फॉरेन कंट्री को सीड कर रहे हो, उसको जब दे रहे हो, तो क्या होगा, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, जो किसके अंडर होगी, आर्टिकल 368 के अंदर होगी। यहाँ तक समझ में आया? अगर फॉरेन कंट्री को देना है, फॉरेन कंट्री को अगर आप सीड कर रहे हो कोई स्टेट, उसके लिए अगर आप चेंजेस ला रहे हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। ये आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट दी जाएगी, और ये हुई भी है। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई, 1960 में। कब हुई थी ये? बेरूबरी के केस में। बेरूबरी को क्या किया गया था, बेरूबरी की जो स्टेट है वो 1960 में बांग्लादेश को दे दी गई थी, ठीक है। तो तब बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह हुई थी। लेकिन ये हुआ है किसके अंडर हुआ है? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हुआ है। जबकि JNK का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंडर है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के अंडर है। इतना सा ध्यान रखें, क्योंकि वो हमने किसी और फॉरेन कंट्री को नहीं दिया है, वो JNK वो इंडिया का इंटरनल बाउंड्री के अंदर ही आता है। और इंटरनली यूनियन जो है वो कुछ भी कर सकती है, सेंटर चेंजेस ला सकती है, वो स्टेट्स को अल्टर वगैरह इधर उधर सब कुछ कर सकती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और भी देखो जो है वो क्या है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में टेरिटरीज जो है वो ट्रांसफ़र हुई हैं। 51 जो टेरिटरीज हैं वो बांग्लादेश की इंडिया को दी गई थी, और इंडिया ने 111 टेरिटरीज वहाँ पे आपस में ट्रांसफ़र की हैं। ये बता देती हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होता है। जब ये हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। दूसरा क्या, मनी बिल, बजट एंड अल्ट्रेशन ऑफ नेम बाउंड्रीज। प्रायर, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखती हूँ। मेरे को ये ख़त्म भी करना है, काफ़ी टाइम हो गया। द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। अब इसी एक्ट को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954 को सप्रेस करके जो ऑर्डर बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, इसी को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ही बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019, जो किसको सप्रेस किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, इसने जो प्रोविजंस थे आर्टिकल 370 में, उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, मगर 370 आर्टिकल स्टिल रिमेन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको याद रखें आप, ठीक है। और यहाँ पे इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये इसमें कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं। आप देख लो, 14 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं, और 103 सेक्शंस हैं। 14 पार्ट्स, 5 शेड्यूल्स एंड 103 सेक्शंस। इसमें 106 सेंट्रल लॉज जो है वो
वो यहाँ पे एप्लीकेबल हुए हैं। 7 स्टेट लॉज भी अमेंड हुए हैं और सेंटर ने फर्दर 8 ऑर्डर्स और दिए थे, अप्रूव किए हैं J&K और लद्दाख के लिए 8 ऑर्डर्स दिए थे, जिनमें से 5 जो हैं वो J&K पे एप्लीकेबल किए गए, 3 जो हैं वो लद्दाख पे। ओवर 400 एटलीस्ट 400 लॉज जो हैं और चेंज हुए हैं। किसके अंडर? द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर। 14 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल हैं, 103 सेक्शंस हैं, इसको आपने याद रखना है। 106 सेंट्रल लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए। जो हमारे यहाँ के 7 स्टेट लॉज थे वो भी अमेंड हुए हैं, प्लस अभी जो रिसेंटली क्या हुआ है 8 और ऑर्डर्स दिए गए हैं, जिनमें से 5 जो है वो J&K पे एप्लीकेबल हैं, 3 जो हैं वो लद्दाख पे एप्लीकेबल हैं एंड ओवर 400 लॉज जो हैं वो चेंज किए गए हैं J&K के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ। 14 पार्ट्स हैं, काफ़ी लंबा हो जाता, मैंने 14 पार्ट्स को पूरा नहीं डिस्कस किया है। अगर आप बच्चे चाहते हो कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि मैं इन 14 पार्ट्स को आगे जो है वो पढ़ा दूँ, इस पर लेक्चर बना दूँ। लेकिन वो काफ़ी लंबा था, वो 1 घंटे में कवर नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि आज वाले 1 शॉर्ट वीडियो में मुझसे नहीं कवर हो पाता। तो मैंने सोचा कि उसको मैं बाद में पढ़ाऊँगी। अगर आप बोलोगे मुझे कि आपको मुझसे पढ़ना है तो मैं उन पार्ट्स को भी आगे डिस्क्राइब कर दूंगी, 5 शेड्यूल्स को भी डिस्क्राइब कर दूँ, जो चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब कर दूँ। लेकिन मैंने अभी नहीं किया है, कुछ जो मेजर चेंजेस हैं उन्हीं को, इसके बारे में मैंने उन्हीं को आगे डिस्क्राइब किया है, तो आप वो पढ़ लो पहले। ठीक है, तो अगर वो पढ़ना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं पढ़ा दूँगी। अगर ज़्यादा बच्चे डिमांड करेंगे तो मैं पढ़ा दूँगी। ओके, चलिए मेजर चेंजेस जो है वो क्या हुई हैं। अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले यहाँ देखो, फर्स्ट जो है दिखाई दे रहा है आपको, मेरे ख्याल से अच्छे से दिखना चाहिए बच्चों को, अगर दिखे ना तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होती। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टोटली कंप्लीटली एप्लीकेबल टू J&K, क्योंकि अब J&K वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हो चुका है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटली एप्लीकेबल टू J&K। सेकंड क्या है, नो सेपरेट फ्लैग। अब यहाँ का फ्लैग सेपरेट नहीं है। पहले हमारा यहाँ पे क्या होता था, हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर था वो 6 ईयर था, जो अब चेंज होकर 5 ईयर्स हो गया है। जैसा कि पूरे बाकी देश में है, भारत में जैसे इंडिया में पूरा है वैसा हो गया। यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 ईयर्स हो गया, चेंज होके 6 ईयर्स से। RPC थी, रणबीर पीनल कोड लगता था, अब रणबीर पीनल कोड की जगह IPC इंडियन पीनल कोड लगता है। ठीक है, फिफ्थ क्या है, 356 आर्टिकल कैन बी इम्पोज्ड ऑन J&K। आर्टिकल जो 356 है, जिसमें क्या है प्रेसिडेंट रूल की बात होती है, वो इम्पोज हो सकता है J&K के ऊपर। ये पहले भी लगा ही है तो ये हो जाता है। 6 इज सेंट्रल क्योटा लॉज। जो भी क्योटा वगैरह दिया जाता है ना स्कूल्स में, एजुकेशन में या फिर जॉब्स वगैरह में, ठीक है, तो वो अब स्टेट का क्योटा लॉ नहीं है। जो सेंटर जितना क्योटा देती हैं उसके हिसाब से अब क्योटा दिया जाएगा। अलग अलग जो भी कास्ट बेस्ड हैं या फिर RBA या अलग अलग कोटाज हैं ना, जो वो अब किसके बेस पर हैं, सेंटर के बेस पे हैं। सेंट्रल क्योटा लॉज लगेंगे, स्टेट क्योटा लॉज नहीं है। 7th, आउटसाइडर्स में एक्वायर लैंड, कि जो अब J&K के आउटसाइडर्स जो थे, आउटसाइड ऑफ द स्टेट कैन एक्वायर लैंड इन J&K। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि अब 35 से हट गया, स्टेट सब्जेक्ट लॉ नहीं रहा है, तो आउटसाइडर्स यहाँ पे लैंड लेंगे ही। उसके पीछे भी इसके आगे भी बहुत ज़्यादा वो दी गई हैं, इसके आगे प्रोसीजर है पूरा, वो अब मैं नहीं बताऊँगी, इतनी जल्दी नहीं बता सकती। 8 क्या है, राइट टू वुमेन मैरिड आउटसाइड टू J&K टू एक्वायर प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो है ये बहुत ज़्यादा हमेशा ये उसमें विवादों में रहा है कि 35A की वजह से, कि जो वुमेन J&K के बाहर वाले पार्ट्स में, जैसे इंडिया के अदर स्टेट्स में अगर किसी लड़की की शादी हो जाती थी, वो J&K में अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी, उसका हक नहीं रहता था 35A के अकॉर्डिंग, जो कि अब चेंज हो गया है। वुमेन अगर किसी और स्टेट में भी शादी हो जाए, वो यहाँ पे लैंड एक्वायर कर सकती है। 9th जो है, J&K पंचायती राज एक्ट 1989 जो है वो अमेंड किया गया है और नई सेटिंग जो है वो सेटअप हुई है, वो क्या है, DDC। ठीक है, इसी को अमेंड करके नई DDC जो सेटिंग्स हैं वो दी गई हैं। DDC क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये आपको पता है, इस बार DDC के इलेक्शंस हुए थे J&K में, पहली बार हुए हैं, तो ये भी किसकी वजह से चेंजेस आई हैं, ये आपके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से चेंजेस आई हैं। नेक्स्ट इज 10th, DDC ने क्या किया है, DDC ने रिप्लेस कर दिया है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है और नया स्ट्रक्चर बना है एक, जो कौन हेड कर रहा है, DDC एंड
डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डीडीसी एंड डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किसको अब क्या करें, नया स्ट्रक्चर डीडीसी एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक नया स्ट्रक्चर आया है जिसने किसको रिप्लेस कर दिया है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। एंड 11th क्या है, गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर लैंड्स टू पर्सन और इंस्टीट्यूट्स फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ये बोला गया है कि गवर्नमेंट किसी भी लैंड को ट्रांसफर कर सकती है उस पर्सन को कि जो क्या करे, यहाँ पे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन या हेल्थ केयर का अगर कोई प्रोविज़न देता है कोई पर्सन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस अगर JNK में आएंगे तो गवर्नमेंट उसको ट्रांसफ़र कर सकती है लैंड, किसके लिए, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, उसके बाद जो 12th है, 12th क्या बोलता है, इट डज नॉट अलो ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट। ये जो लैंड गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी, ये वो अलो नहीं करती कि आप एग्रीकल्चर लैंड को किसी नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट को दे दो। ये कौन सी लैंड होगी, जो बाकी एग्रीकल्चर की जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होगी वही ट्रांसफर की जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी। 13th इज लोकसभा पासिस JNK ऑफिशियल लैंग्वेज बिल इंक्लूड कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि पहले जो JNK की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी, उर्दू और इंग्लिश। सिर्फ उर्दू और इंग्लिश जो थी वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। सबको नहीं आता है उर्दू, सबको इंग्लिश भी नहीं आती है, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं इंग्लिश, कुछ जो हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं उर्दू, तो अब तो बहुत कम लोगों को आता है। तो अभी एक नया बिल पास किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बिल, जो लोकसभा ने पास किया, जिसमें कश्मीरी को, डोगरी को और हिंदी को इंक्लूड किया, क्योंकि यहाँ पे कश्मीरी भी रहते हैं, डोगरा भी रहते हैं। तो हिंदी जो है, हिंदी तो चलो, हिंदी तो राष्ट्रभाषा है तो हिंदी तो सब पढ़ ही लेते हैं, डोगरी भी पढ़ लेंगे, कश्मीरी पढ़ लेंगे। तो ये क्या हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज बिल भी एक पास किया गया है लोकसभा में। एंड 14th है नो लॉन्गर फाइनेंशियल ऑटोनोमस। पहले क्या था, पहले जो था JNK ये फाइनेंशियली ऑटोनोमस था। ठीक है, यहाँ के जो फाइनेंस के जो भी सिस्टम होता था, वर्किंग होती थी, वो JNK के ऊपर ही डिपेंड होती है और JNK खुद ही अपने फाइनेंस को संभालता था, जो भी यहाँ पे होता था। लेकिन अब यहाँ पे अब ये ऑटोनोमस नहीं है, अब सेंटर जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियली स्कीम्स देगा, फाइनेंस के जितना भी सिस्टम होगा वो सेंटर के साथ चलेगा। ठीक है, 15th क्या है, JNK कुड नॉट एक्सरसाइज पावर ओवर पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, सब कुछ पावर्स दे दी गई हैं JNK के पास हैं। पहले JNK ने उनको शर्तें दी थी, अब उन्होंने आपको शर्तें दे दी हैं। पहले JNK ने शर्तें दी थी ना कि हम सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन आपको देंगे। अब वो कहते हैं क्या कि पुलिस के ऊपर आपकी पावर नहीं होगी, वो सेंटर की होगी, ट्रेड आपका नहीं होगा और कॉमर्स भी आपका, ट्रेड और कॉमर्स और पुलिस ये तीनों किसकी होंगी, सेंटर की होंगी। बाकी चीज़ें अगर यहाँ की हों तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीन चीज़ों पे स्टेट का, JNK स्टेट की कोई पावर नहीं होगी। बात खत्म। 16th पे क्या है, JNK लेजिस्लेटिव काउंसिल रिपील्ड। हाँ जी, तो ये हमारा बाइकैमरल था, JNK का क्या था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। यहाँ पे काउंसिल भी थी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी। अब यहाँ पे काउंसिल जो है वो रिपील कर दी है, अब JNK की काउंसिल नहीं होगी। ठीक है, अब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जो मैंने आपको बताया है। अब तक नहीं बनी है लेकिन बन जाएगी शायद, पता नहीं बने या नहीं बने, बट बोला गया बन जाएगी। 16th इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ असेंबली। ये भी बोला गया है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उस टाइम पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। टोटल जो मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके 10% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, ये भी बात कवर हो गई। 17th क्या है कि एक एडवाइजरी कमेटी सेंटर की यहाँ पे आएगी, जो गवर्नर को एडवाइस करेगी। जो चीफ मिनिस्टर है उसकी पावर्स भी कम कर दी गई हैं। चीफ मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, लेकिन वो पहले किसको बताएगा, किसको एडवाइस करेगा, पहले वो किसकी एडवाइस लेगा, वो गवर्नर को बता के रिकमेंड करके उसके एडवाइस से चलेगा। और ये जो गवर्नर है ये इसको भी एडवाइस कौन करेगा, सेंट्रल कमेटी जो है वो यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी, एज ए एडवाइजरी कमेटी JNK में वर्क करेगी। जो क्या करेगी, फर्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। यही जो एडवाइजरी कमेटी है ये एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि किस तरफ कितना क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बी इज़ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है उस पर कौन वर्क करेगा, जो एडवाइजरी कमेटी सेंटर की होगी। पहले ये स्टेट की थी, अब वो नहीं है, अब एडवाइजरी कमेटी जो सेंटर की है वो उस पर काम करेगी। सी इशू रिलेटेड टू JNK
फाइनेंस। तो मैंने आपको बोला कि J&K पहले ऑटोनोमस था, अब ये ऑटोनोमस नहीं है फाइनेंशियली। अब यहाँ पे जो भी रिलेटेड इश्यूज होंगे फाइनेंस के, वो कौन हैंडल करेगा? जो एडवाइजरी कमेटी आएगी सेंटर की J&K के ऊपर। बात ख़त्म होगी यहाँ तक। ये कुछ मेजर चेंजेस मैंने आपको बता दिए, और भी बहुत सारी चेंजेस हैं जो पार्ट 14 में बताई गई हैं। इसके आगे सेक्शंस हैं, बहुत सारी हैं, तो वो अभी मैं इतना नहीं समझा सकती। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आगे लेक्चर बना दूंगी, ठीक है। अब कुछ पिटिशंस हैं जो J&K जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अगेंस्ट दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। चाहे इनका अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस इसके अगेंस्ट दी गई हैं कि ये जो ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये इलीगल है। इसको बहुत सारे बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया है, जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने बताया है इसके बारे में। चलो मैं बताती हूँ। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बोला जाता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो एक टेम्पररी रूल होता है, परमानेंट तो होता नहीं है ना। प्रेसिडेंट रूल टेम्पररी लगता है किसी भी स्टेट के ऊपर। जब वो टेम्पररी रूल लगा था उस टाइम पे आपने इतना बड़ा परमानेंट चेंज कैसे ला दिया? परमानेंट चेंज ही लाया ना, 370 को चेंज किया है जो परमानेंटली ही चेंज हो गया। किस टाइम में? टेम्पररी पीरियड में। टेम्पररी पीरियड कौन सा है? प्रेसिडेंट रूल उस टाइम पे टेम्पररी है, और टेम्पररी पीरियड में परमानेंट चेंज, इज दिस पॉसिबल कि एक टेम्पररी पीरियड में परमानेंट चेंज पॉसिबल है या नहीं है? पहली चीज़। दूसरा जो पिटिशन है वो क्या है? यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली। ये पिटिशनर्स ने बोला गया, ये एक ऑर्डर भी आया गया था कि कोई भी चीज़ आप जब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो आप उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। जैसे कि आर्टिकल 370 मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 370 अमेंड हुआ है, लेकिन किसको अमेंड करके हुआ है? आर्टिकल 367 को अमेंड करके। आर्टिकल 367 क्या है? वही जिसके अंडर क्या आया था 272 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देके उसको अमेंड करके 370 को अमेंड किया है। इसी की पावर्स यूज़ करके इसी को अमेंड कर दिया है। ये भी क्वेश्चनेबल है कि आप किसी भी चीज़ को जब आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो? ये भी क्वेश्चनेबल है। ये एक पिटिशन है, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। अभी इनका कोई रिजल्ट नहीं आया है, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। चलिए देखते हैं आगे। थर्ड इज कंकरेंस ऑफ J&K हैज़ टू बी टेकन। उन्होंने बोला कि कंकरेंस ऑफ J&K गवर्नमेंट हैज़ टू बी टेकन, जबकि बेशक वहाँ पे इंटरप्रेट कर दिया कि J&K गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट, ठीक है। J&K कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज इक्वल्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट। बेशक वहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है, लेकिन यहाँ पे उस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली थी ही नहीं। तो क्या होगा? ये जो कॉन्करेंस है ये तो आपने यहाँ के लोगों का लिया है नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट ने तो वहाँ पे कोई भी अपना कोई भी स्वीकृति या कॉन्करेंस नहीं दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इलीगल है कि यहाँ के लोकल लोगों से आपने नहीं पूछा। और जो पार्लियामेंट का रूल है वो सेंटर ने ही खुद ही रूल बनाया। पार्लियामेंट भी सेंटर की है, गवर्नर भी सेंटर का है, प्रेसिडेंट भी सेंटर का है। तो ये सारी सेंटर की ही खुद की खिचड़ी पकी है। यहाँ पे J&K की जो गवर्नमेंट है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। ये भी पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। और कुछ ये चीज़ें बोली जाती हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया। जब होम अरेस्ट किया गया लीडर्स को तो भी ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। जब कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, तब भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं। ऐसे बहुत सारी पिटिशंस हैं, मैंने कुछ इसमें आपको डिस्कस करके बता दी कि जो कहती हैं कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो लीगल नहीं है, वो इतना सही नहीं है। लेकिन जो अब होना था वो हो चुका है। शायद ये चेंजेस आए बट अभी इम्पॉसिबल ही हैं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें इसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो हमने J&K में देखी हैं। ये आगे अगर पढ़ना होगा तो आप मुझे बता देना, मैंने आपको थोड़ी आपको बता दी हैं। तो आज का मैं आई होप कि आज का टॉपिक जो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय।